चलिए शुरू करते हैं। जैसे यादव कल हम बात कर रहे थे मार्केटिंग के बारे में, तो मार्केटिंग में हमने प्रोडक्ट के बारे में बात करी थी, प्रोडक्ट मिक्स। उसके अंदर ही प्रोडक्ट के अंदर कई सारी चीज़ के अंदर आती थी। अब कई सारी चीज़ों में कौन सी चीज़ें हैं, जैसे पैकेजिंग की बात आएंगे, क्योंकि हम लेबलिंग पढ़ चुके हैं, ब्रांडिंग पढ़ चुके हैं, उत्पाद क्या होता है वो पढ़ चुके हैं। अब पैकेजिंग की बात करते हैं। देखिए, हाल ही के वर्षों में सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन जिसने व्यावसायिक जगत को प्रभावित करा वो क्या है, पैकेजिंग। जिसकी पैकिंग सबसे अच्छी होती है वो सामान ज्यादा जल्दी बिकता है, क्योंकि लोग आज के टाइम में अंदर से ज्यादा बाहर की कवरिंग को ज्यादा देखना पसंद करते हैं कि कौन सी चीज ज्यादा अच्छी दिख रही है बाहर से। ऐसे अनेक उत्पाद हैं जिनके संबंध में हम सोचते थे कि इनकी प्रवृत्ति इस प्रकार की है कि इनका सफल पैकेजिंग संभव, लेकिन उनकी भी पैकिंग आज के टाइम में होने लगी। जैसे दाल, घी, आटा, पहले इनकी पैकिंग सुनते थे कभी, आज ये भी पैकिंग माने लगे हैं। दूध, नमक, शीतल जल, ये सब पैक होने लगा है। तो पैकेजिंग का अर्थ है किसी उत्पाद के डब्बे के आवरण को डिजाइन करना, ये उत्पादन कार्य है। पैकेजिंग की कई उत्पादों के सफल विपणन और इसकी असफलता में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उपभोक्ता अस्थायी उत्पाद। सत्य यह है कि बीते वर्षों में कुछ सफल उत्पादकों की सफलता के कारण का विश्लेषण ही क्या करा, पता चला तो उनकी पैकिंग सबसे मेन थी। जैसे कि पैकिंग के स्तर की बात करूं तो पैकिंग कितने प्रकार की है। पहली पैकिंग कौन सी है, प्राथमिक। इसका अभिप्राय उत्पाद की सीधी पैकेजिंग किसे है। कुछ मामलों में प्राथमिक पैकेजिंग में ही वस्तुओं को तब तक रखा जाता है जब तक कि उपभोक्ता उनको उपयोग ना करे। जब तक इस्तेमाल नहीं करेगा तब तक हम उसे पैक अपने पास गोदाम में वैसे ही रखेंगे, जब करेगा तब उसे पैक करके भेज देंगे। आगे कह रहा है जैसे मोजों के लिए प्लास्टिक के पैकेट, तो मोजे बनाकर रखे जाएंगे, लेकिन उन्हें प्लास्टिक के पैकेट में कब रखा जाएगा, जब बेचने का टाइम है। जबकि कुछ मामलों में उत्पाद के समाप्त होने तक ही उसमें क्या रखा जाता है, उसमें रखा तो तो कह रहा है कुछ पैकेज, जैसे अब आपको पता है मोजे हैं, सोक्स किस में आते हैं, किस में आते हैं, पन्नी में आते हैं। जैसे आप उसका इस्तेमाल करोगे तो क्या करोगे, पन्नी निकाल कर फेंक दोगे, इस्तेमाल करना शुरू कर दोगे। कुछ पैकेजिंग ऐसी होती है जब तक खत्म ना हो जाए तब तक उसके अंदर रखा जाएगा। जैसे टूथपेस्ट ही है, जब तक टूथपेस्ट खत्म नहीं होगा जब तक वो उसी के पैकिंग के अंदर रहेगा, तो वो भी उसकी पैकिंग ही है। और जो ऊपर का गत्ता होता है वो अलग है। देख रहे हो ना, अब इसमें जरा ध्यान से देखो कितनी पैकिंग दिख रही है। ये प्राइमरी पैकिंग है जिसके अंदर प्रोडक्ट रखा हुआ है, ये इसके बाद इसमें रखा जाएगा सेकेंडरी प्रोडक्ट। और जब कोई बेचने का टाइम आता है पैकिंग, बड़ी पैकिंग करने के बहुत ज्यादा, तो बड़े गत्ते में पैक करके दे, तो इसे कहते हैं थर्ड वाली। तो द्वितीय पैकिंग जो कौन सी है, यह सुरक्षित रखने के लिए की जाती है। तो अगर सुरक्षित रखने के अतिरिक्त एक अतिरिक्त परत है जिसे उस समय तक रखा जाता है जब तक इसका उपयोग ही प्रारंभ। जैसे आप टूथपेस्ट लाएंगे, इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे, इस्तेमाल करना शुरू करेंगे तो उस डब्बे को हटाकर फेंक देंगे। जैसे कि शेविंग क्रीम की ट्यूब साधारण गत्ते के बॉक्स में रखी जाती है, जब उपभोक्ता शेविंग क्रीम का प्रयोग करना शुरू करता है तो बॉक्स को हटाकर वो क्या कर देता है, फेंक देता है। और उसके ट्यूब जो उसके अंदर है प्राइमरी पैकिंग, उसे रखा जाता है बस। और अगला क्या है, ये लास्ट पैकिंग परिवहन। जब आप माल को एक जगह से दूसरी जगह भेजते हो तो बड़े बड़े कंटेनर पर रख कर भेजते हो। तो कह रहा है इसका विराय एक और पैकेजिंग से है जो संग्रहण करने के लिए हो, पहचान करने के लिए, परिवहन के लिए इस्तेमाल की जाती है, जिसमें कई सारे प्रोडक्ट एक साथ रखे जा सके। तो कुल मिलाकर 3 पैकेजिंग आपने देखी। पैकेजिंग क्यों करी जाती है, पहला स्वास्थ्य और स्वच्छता बनाए रखने का ऊंचा होता। भाई आज के टाइम में देश में लोगों का जीवन स्तर क्या हो चुका है, ऊंचा, जिसके कारण अधिक से अधिक लोग अब पैक हुई वस्तु ही खरीदना पसंद करते हैं। अब खुली वस्तु लोग कम खरीदते हैं। इवन आटा, दाल, चावल भी कैसे लोग खरीदना पसंद करते हैं, बड़े लोग, पैकिंग वाले, ताकि वो क्या देखते हैं कि सफाई होगी, साफ होगी, सुथरी होगी, बस ये चीज। दूसरा कारण है स्वयं सेवा दुकान। आज के टाइम में जैसे मॉल खुल गए हैं कि जाइए, ट्रॉली लीजिए, अपना सामान उठाकर खुद रख लीजिए। तो सोचिए अगर खुला हुआ होगा तो कौन तोलेगा, इसमें पैकेट में पैक बंद करके रख दिया, आओ रखो ले जाओ। 1-1 किलो के, आधे किलो का पैकेट बनाकर रख देते हैं। तीसरा है नवीनता के अवसर दिए जाते हैं। तो पैकेजिंग के क्षेत्र में हाल ही में हुए परिवर्तन ने देश के विपणन परिदृश्य को पूरी तरह से बदल दिया। जैसे अब एक पैकेजिंग को विकसित कर लिया गया है जिसमें दूध को बिना रेफ्रिजरेटर के भी 4-5 दिन तक है नहीं है। आज के में देखो खराब नहीं होते जल्दी चीजें, उसके अंदर इस तरीके से रखा जाता है, वो पोस्चराइज कर रखा पैकेट के अंदर ताकि वो खराब ही ना हो। उत्पादों का विभेदीकरण, विभेदीकरण होता है पहचान, प्रोडक्ट को अलग अलग दिखाने के लिए। तो कह रहा पैकेजिंग उत्पाद में अंतर करने का भी एक महत्वपूर्ण माध्यम है, इससे आप अंतर कर पाओगे आराम से। जैसे वो कह रहा है पैकेज का रंग अलग होगा, आकार अलग, पदार्थ अलग, ये सब चीज में दिखाने का काम है। पैकेजिंग का काम क्या है, पहली बात तो उत्पाद की क्या हो जाएगी, इससे पहचान आसान हो जाती है, आराम से पहचान पाओगे। दूसरा क्या है,
सबसे मेन चीज संरक्षण। पेपर में अगर पूछा गया तो कई बार क्वेश्चन यही आया कि पैकेजिंग का काम क्या है, उत्पाद को सुरक्षित रखना। उत्पाद को सुरक्षित रखने के लिए क्या करा जाता है, पैकेजिंग की जाती है। तो क्वेश्चन ही बना है। उत्पाद के उपयोग में क्या हो जाएगा, सरल, आप उसे इस्तेमाल करना आसान हो जाता है। अब टूथपेस्ट खुला दूंगा तो कैसे इस्तेमाल करोगे, तो पैकेजिंग जरूरी है। एक जगह से दूसरी जगह माल ले जाना है तो पैकेजिंग ना हो तो बिखरा रहेगा, कैसे संभालोगे। और उत्पाद में परिवर्तन, परिवर्तन के उद्देश्य से पैकेजिंग का उपयोग किया जाता है। चकाचौंध करने वाली रंग योजना, फोटो, छपी हुई फोटो, इनका प्रयोग आज के टाइम में दिखावा ज्यादा हो चुका है, तो उसके लिए पैकेजिंग का प्रयोग जरूरी हो चुका है। अगला क्वेश्चन क्या है, लेबलिंग कुछ नहीं होता। अगर आपको एक चीज दिखाएं, ये देख रहे हो इसमें, ये छपा हुआ है, ये छपा हुआ है, इसका कब, एमआरपी, एक्सपायरिंग, कंटेंट, क्या क्या इसके अंदर है वो सब इसके अंदर छपा हुआ है पैकेजिंग के ऊपर। या तो छपा हुआ होगा, कुछ चीजों पर अलग से टैग बांध कर लटका भी देते हैं, उसका एक पर्ची से टांग देंगे जिसमें सारी डिटेल लिखी होंगी, उसी को बोलते हैं लेबलिंग। जिसपे प्रोडक्ट उत्पादक की और उत्पाद से संबंधित सारी जानकारी दी गई, उसे बोलते हैं लेबलिंग। तो उत्पाद की जानकारी प्राप्त करने के लिए, उत्पादक की जानकारी प्राप्त करने के लिए क्या करी जाती है, लेबलिंग। तो अगर वस्तुओं के विपणन में सरल और या सरल सा दिखने वाला, लेकिन एक महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है, पैकेज पर लगाने के लिए लेबल, उसके स्वरूप को तय कर लिया। लेबल उत्पाद में एक सरल सी पर्ची लगी आने से, जैसे कि स्थानीय गैर ब्रांड उत्पाद, चीनी, गेहूं, दाल, उनके लिए साइड में पर्ची लटका दी जाती है। जो गुणवत्ता मूल्य जैसी कुछ सूचनाएं आपको दिखाएगी, यानी कि इसमें आपको उत्पाद की सारी जानकारी मिलेंगी, क्या क्वालिटी है, क्या मूल्य है, कब एक्सपायरी है, कब पैकेजिंग है, सब कुछ से लेकर जटिल ग्राफिक्स तक भी इसमें आता। ग्राफिक्स मतलब डिजाइन विजाइन बनाकर कंप्यूटर द्वारा ग्राफिक्स कर उसे छापा जाता है। तो अलग पर्ची से लेकर ग्राफिक्स तक सब इसके अंदर आ जाता है आज के टाइम में। शेव के पश्चात के लिए एक लोकल प्रिय ब्रांड के पैकेज पर नाम, पतवार का चित्र, या फिर एक डिटर्जेंट पाउडर के लेवल पर उपभोक्ता के लिए विचार जानने के लिए किस स्त्री द्वारा पेन को प्रेस होता है। निरमा वाले पे लड़की छपी हुई थी, सफेद से कपड़े पहनकर, छपे साफ से कपड़े, इस तरीके से दिखा। तो ये सब छपा हुआ जो होता है वो भी क्या होता है, लेबलिंग का काम। तो पैकेजिंग का काम तो सिर्फ पैक करना, पैकिंग के ऊपर उसके बारे में जानकारी, उत्पादक के बारे में जानकारी कौन देता है, लेबलिंग। ये काम लेबलिंग होता है। तो लेबल के काम क्या क्या है, पहला, उत्पाद का विवरण, विषय वस्तु सब इसमें मिल जाएगी आपको। प्रोडक्ट के बारे में सारी जानकारी लेबल पे मिलती है मुझे, उसका आईएसओ नंबर, कंपनी का नंबर, लोकप्रिय, सब कुछ इस पर टोटल लिखा मिलेगा। दूसरी चीज, उत्पाद तथा ब्रांड की पहचान किसके द्वारा होती है, लेबल के द्वारा। लेबलिंग पे छपी रहती है ब्रांड कौन सा है, लेबल कौन, सारी चीज उसमें। तो कह रहा उत्पाद के बारे में, यानी कि उस ब्रांड की पहचान भी उसी पे होगी, लोगों को सब उसके छपे होते हैं। अगला काम, श्रेणीकरण में ग्रेडिंग, वही जो ग्रेडिंग बताया था, लेवल ए ग्रेड का है, बी ग्रेड का, मतलब अच्छी उसकी गुणवत्ता के आधार पर, आकार के आधार पर अलग अलग हिस्सों में वर्गीकृत करना, ये भी किससे होता है, लेबलिंग से। लेबलिंग पे लिखा होता है कि कौन से क्वालिटी के स्टैंडर्ड की क्वालिटी वैल्यू है ये। उत्पाद के परिवर्तन में सहायता, लेबल का एक और महत्वपूर्ण कार्य, परिवर्तन मतलब प्रमोशन, दिखावा होता है इसकी सहायता से। लोग पैकेज लेबलिंग को देखकर खरीदना पसंद करते हैं आज के टाइम में। तो जितनी अच्छी इसको आप इंफॉर्मेशन देंगे, लोग उतना ही ज्यादा परिवर्तन, इसका प्रमोशन भी होगा। और कानून समझ सम्मत जानकारी भी उस पर होगी। हाथ लिखा था सिगरेट के पैकेट पर, धूम्रपान करना हर स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो सरकार ने जो कानून वो दे रखी है, जानकारी देनी है जरूरी, वो भी इस पर छपी होगी। तो ये भी काम किसको होता है, लेबलिंग को। ये सब हमारे किस में मिलेंगे आपको, लेबलिंग के मिलेंगे। ठीक है, अब आ जाता प्रोडक्ट का काम खत्म। अगला पी का काम क्या था, 4 P पढ़े थे, प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन और प्लेस। अब प्राइस की बात कर लेते हैं। प्राइस के बारे में पूछने वाली ऐसी कोई चीज नहीं ज्यादा, बस सीधी सी बात है, जब भी किसी उत्पाद को खरीदा जाता है तो इसके लिए जो पैसा देंगे आप, उसी को उसका क्या कहा जाता है, मूल्य। प्राइस प्रमोशन, प्राइस को प्रमोट करना, प्राइस को बनाना। ठीक, जो उपभोक्ता उत्पाद को प्राप्त करने के लिए उसको भोग करने वाले जो पैसे चुकाता है, उसी को क्या बोलते हैं, उसका मूल्य कहते हैं। मूल्य कहा जाएगा। अब मूल्य में सब कुछ आ जाएगा, ये सारी चीज पढ़नी हो पढ़ लीजिए, ना तो आपकी मर्जी। बस ये ध्यान रखिएगा, सबसे जरूरी चीज आज के टाइम में हो चुकी है ये। देखिए, मूल्य निर्धारण के निर्धारक तत्व, यानी कि आपको मूल्य कितना रखना चाहिए, उसके बारे में कुछ चीजें बता रखी है। पहले तो वस्तु की, आपको ये देखना होगा वस्तु की लागत क्या आ रही है, उसी के आधार पर मैं वस्तु की क्या करनी होगी, मूल्य तय करना होगा। भाई जो लागत होगी उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा तो रखूंगी रखूंगी। तो अगर किसी वस्तु या सेवा के मूल्य को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण तत्व जो है वो क्या है, लागत।
इस लागत में वस्तु के उत्पादन से लेकर वितरण और विक्रय की लागत तक सारे खर्चे शामिल होंगे। जब आप किसी चीज पे एमआरपी लिखते हो तो उसके अंदर ऑलरेडी सारी चीज शामिल, उसके लागत, बनाने की लागत, माल पहुंचाने की लागत, बीच में मीडिएटर की लागत, उनका प्रॉफिट, उसका प्रॉफिट, प्लस टैक्स वैक्स सब जोड़ जाड़ के उसमें मूल्य में होता है। क्या होता है? तो मैक्सिमम रिटेल प्राइस, अधिकतम खुदरा मूल्य, इससे अधिक मूल्य आप ले नहीं सकते। तो मैक्स, कुछ लोग इसे मिनिमम समझ लो, कुछ मैक्सिमम बोलते हैं, गलती हो जाए, मैक्सिमम प्राइस है। ठीक है ना, तो ये मैं बताया गया है। अच्छा, तो लागत वह न्यूनतम आधार मूल्य होता है जिस पर वस्तु को बेचा, भाई लागत से कम कोई नहीं बेचेगा। साधारणतः सभी विपणन इकाइयां अपनी पूरी लागत को अवश्य वसूलना, हर कोई चाहता है कि जितना खर्चा हो कम से उतना तो मुझे मिले ही मिले। ठीक है, तो इससे इसमें बता रखा। अब इसने एक चीज यहाँ पे दे रखी है, वैसे ये इसमें इसका काम नहीं था, ये उसका काम है इकोनॉमिक्स का या फिर अकाउंटिंग का, कि लागत कितने प्रकार की होती है। फिर भी क्वेश्चन पूछ रहे बाई चांस, तो लागत कितने प्रकार की है? एक अर्ध परिवर्तनशील लागत। स्थायी लागत कौन सी? वस्तु को बनाने में लागत आती है, तो पता ही है, वस्तु को जब भी बनाऊंगे तो उसमें बनाने का खर्चा आता है, वो लागत जो होती है खर्चा उसे बनाने में जो आता है उसे वो 3 प्रकार का बताया गया। तो खर्चा कितने प्रकार का होता है? उसमें 3 प्रकार का, लागत 3 प्रकार की, स्थायी, परिवर्तनशील और स्थायी लागत वो लागत है जिसपे उत्पाद के बनाने ना बनाने का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप 1 यूनिट बनाओगे तब भी उतना ही खर्चा आएगा, और 10 बनाओगे, यानी कि उत्पाद में परिवर्तन होने का इसकी लागत में कोई परिवर्तन पे फर्क नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप जिस बिल्डिंग में अपना फैक्ट्री चला रखी है आपने, उस बिल्डिंग का किराया तो दे रहे होंगे। अब उस फैक्ट्री में अंदर बैठ कर आप माल कम बनाओ या ज्यादा, किराया तो उतना ही जाएगा। मशीन जो इस्तेमाल हो रही है, मशीन की लागत जो एक बार लगी वो लगी, अब कम बनाओ या, बिजली का बिल देखा है, बिजली के बिल में एक फिक्स चार्ज होता है, आप घर में इस्तेमाल करो बिजली या ना करो वो फिक्स 400, ये होता है स्थायी, यानी कि वस्तु के उत्पादन से इसको कोई फर्क, आप उत्पादन ज्यादा करो या। एक होते हैं परिवर्तनशील लागत, सीधा सीधा संबंध किसके साथ है? इसका उत्पादन के साथ। उत्पादन बढ़ेगा तो ये बढ़ेगी, उत्पादन घटेगा तो ये घटेगी। जैसे कि किसी भी सामान को बनाने में लगने वाला मटेरियल, सामान ज्यादा बनाओगे तो मटेरियल ज्यादा चाहिए, कम बनाऊं तो मजदूरों को दी गई मजदूरी, सामान ज्यादा बनाओगे तो मजदूर ज्यादा लगेंगे, ज्यादा मजदूरी, कम लगाओगे तो, यानी कि ऐसे खर्चे जो किसके साथ चलते हैं? उत्पादन के साथ। उत्पादन ज्यादा तो ये ज्यादा, उत्पादन कम तो ये कम। और स्थायी ऐसे होता है जिन पर कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उत्पादन ज्यादा करो या, वो हमेशा स्थायी रहेंगे। कुल और अर्ध परिवर्तनशील मतलब जिसमें कुछ हिस्सा तो फिक्स होगा, कुछ हिस्सा परिवर्तनशील होगा। जैसे बिजली का बिल, बिजली का बिल टोटल देखो, बिजली के बिल में 2 चीजें शामिल होती हैं। 2 चीजें कौन कौन सी? एक तो फिक्स चार्ज जो लगेगा ही लगेगा, प्लस जितना आप यूनिट यूज करोगे उसके हिसाब से लगेगा, तो दोनों को मिलाकर लगता है ना, तो इसे बोलते हैं कौन सा? अर्ध परिवर्तनशील, जिसमें थोड़ा हिस्सा फिक्स और थोड़ा हिस्सा परिवर्तनशील है। तो जो पूरा स्थायी है वो स्थायी हो जाएगा, जो बार प्रोडक्ट के साथ बदलेगा, प्रोडक्शन के साथ, वो परिवर्तनशील, और जिसके अंदर दोनों चीज शामिल होंगी थोड़ा थोड़ा, वो अर्ध परिवर्तनशील। लेकिन याद रखना, किसकी बात कर रहा हूं मैं? ये कुल, ये कुल स्थायी लागत, कुल परिवर्तनशील लागत, और कुल, ये बताया मैंने अभी जो समझाया है। लेकिन अगर कुल की जगह यहाँ पे क्या पूछ ले, कुल की जगह प्रति इकाई पूछ लिया, कुल की जगह क्या पूछे? प्रति इकाई, तो चेंज हो जाएगा नियम। नियम चेंज कैसे? देखो, एक बात देखिए, मैंने अभी बताया था, मान लीजिए मैंने उत्पादन करा कितना? 10,000 इकाई, मैंने 10,000 इकाई बनाई। इसमें मैं लिख रहा हूं स्थायी लागत
परिवर्तनशील लागत और ये 3 बताइए। एक तो मैं बता रहा हूँ कुल का हिसाब और एक मैं बता रहा हूँ प्रति इकाई का हिसाब। आपने 10,000 इकाई बनाई, स्थायी लागत कितनी आई? 1,00,000 रुपए। ये 50,000 रुपए और ये 60,000 रुपए। ठीक है, एक कंडीशन तो ये थी। ये किसके साथ बताया मैंने तुम्हें? 10,000 के हिसाब से कि अगर आप 10,000 बना रहे हो तो ये खर्चा आ रहा है। और एक बार मैं आपको बता रहा हूं, स्थायी लागत परिवर्तनशील लागत अर्थ परिवर्तनशील लागत। ठीक है, अब की बार मैं इकाई लेकर चल रहा हूं कितनी? 15,000 इकाई। ये किसकी बात हो रही है? कुल की। ये किसकी बात है? हम्म। अब जरा देखो, पहले केस में आप कितनी इकाई बनेगी आपने, और नीचे वाले केस में एक खर्चा देखो, दोनों 1,00,000 दिख रहा है। जब 10,000 इकाई बनी तब भी कितना था, और 15 बने तब भी कितना है? तो कह रहा है जब उत्पादन का खर्चे पे कोई फर्क ना पड़े उसे बोलते हैं स्थायी। तो पहले भी 1,00,000 था, आज भी 1,00,000 है, तो ये कैसा खर्चा है? ये स्थायी खर्चा है। पहले 10,000 में कितना खर्चा आ रहा था अगला, और अब कितना रहा है? चेंज आया ना, इसका मतलब स्थायी तो नहीं है। अगर चेंज हुआ है तो इसका मतलब क्या है? वो परिवर्तनशील। अब ये देखना है कि उत्पादन के हिसाब से चेंज हुआ है नहीं हुआ। सॉरी, पहले कितना रुपए का एक यूनिट कितने की पड़ रही थी? 10,000 यूनिट थी, 50,000 का खर्चा यानी कि 5 रुपए की पड़ रही थी, और 15,000 यूनिट में 5 रुपए के हिसाब से कितना पड़ रहा है? यानी कि उत्पादन बढ़ा तो इकाई खर्चा बढ़ गया। सेम उसी रेट में देखो, खर्चा कितना हो गया? 1.5। 10 का 15,000 हो गया, तो ये भी 50 का कितना हो गया? 75 हो गया। 1.5 यानी कि सेम फर्क पड़ा, तो इसे बोलते हैं परिवर्तनशील। अगले केस में देखो, वहां पे कितना है और यहाँ पे कितना है? 10,000 में 60 रुपए के हिसाब से लगाऊंगा तो एक एक यूनिट कितने की पड़ी, जबकि अब कितने की पड़ रही है? 15 पर 80 के हिसाब से, तो 15 थी 75, अब 3 पॉइंट कुछ की पड़ रही है, 3 पॉइंट 15 थी 45, 3.3, एक मिनट, 15 पंजे 75 है ना, हाँ 5.3, अब 5.3 के आसपास पड़ रही है। तो इसका मतलब ना ये परिवर्तनशील है ना ये स्थायी है, क्योंकि अगर परिवर्तनशील होती तो अगर वहां पे 6 का खर्चा आ रहा था, यहाँ पे भी कितना आना चाहिए था? अब एक चीज देखिए, 10,000 इकाई बनाई, खर्चा कितना आया? एक यूनिट पे कितना खर्चा बैठेगा, तो आप कैसे निकालोगे? 1,00,000 बटे 10,000 यानी कि एक इकाई पे कितना हो गया? 10 रुपए। इसमें कितना आएगा? 50 बटे 10 यानी कि 5, और इस पे कितना दिख रहा है? 6 रुपए हो गया। इसमें देखो तो 1,00,000 बटे 15,000 कितना आएगा? 15 छिका 90, 15 छिका 90, ये चलता रहेगा, ये बैठेगा, ये तो 5 ही आएगा,
मतलब वही 75/15, 5 ही आया, और ये 80/15, तो 15 पंजे 75, बचा 5, 15 × 45, फिर 5, फिर 15 × 45। ये इस टेबल को थोड़ा याद रखिएगा। अगर प्रति इकाई पूछे तो वो वाला आंसर है, और कुल पूछे तो जहां पर आपको दिखाई दे कि कुल स्थायी व्यय या कुल स्थायी लागत कभी उत्पादन के साथ नहीं बदलती, सेम रहती है, वो कौन सा खर्चा होगा? स्थायी वाला। जहां लेकिन उसकी प्रति इकाई क्या होगी? प्रति इकाई सेम नहीं हो सकती, क्योंकि जब कुल है तो प्रति इकाई में फर्क पड़ेगा। देखिए अब जैसे जैसे उत्पादन बढ़ेगा खर्चा कम होता चला जाएगा। प्रति इकाई पहले 10,000 पे कितना खर्चा आ रहा था, और अब 15 पे कितना आ रहा है? 66 आ रहा है, 6 पॉइंट कुछ आएगा ये। तो कितना हो गया? 6.67। स्थायी व्यय, ये क्वेश्चन पूछा गया है, उत्पादन के वृद्धि के साथ स्थायी व्यय पे क्या होता है? प्रति इकाई लागत घट जाती है। इस टेबल को नोट कर लेना, उससे अंदाज सारी चीजें लग जाएगा। क्या चीज? कुल स्थायी व्यय सदैव सेम, कुल स्थायी व्यय सदैव समान रहते हैं। उत्पादन के घटने बढ़ने का कोई फर्क उन पर नहीं पड़ता। उत्पादन के घटने बढ़ने का कोई फर्क नहीं पड़ता। परंतु प्रति इकाई स्थायी व्यय, परंतु प्रति इकाई स्थायी व्यय और उत्पादन की मात्रा में, विपरीत संबंध पाया जाता है। अर्थात उत्पादन बढ़ने पर प्रति स्थायी व्यय, प्रति लागत, प्रति इकाई स्थायी व्यय घट जाते हैं। आई बस में, जैसा अब यहाँ पे देखा भी आपने, तो सीधी बात है उत्पादन घटेगा तो खर्चा बढ़ जाएगा। अब किसी बात करी जाए अगर परिवर्तनशील की, तो परिवर्तनशील व्यय कुल परिवर्तनशील लिख लेना इसके आगे, कुल परिवर्तनशील व्यय उत्पादन की मात्रा के समानुपाती होते हैं। अर्थात उत्पादन के बढ़ने पर समान दर से बढ़ते हैं, और घटने पर समान दर से घटते हैं, परंतु प्रति इकाई परिवर्तनशील व्यय परिवर्तनशील व्यय समान रहते हैं। देखो उत्पादन बढ़ा, कुल व्यय बढ़ गए, लेकिन प्रति इकाई पहले भी 5 थी और अब भी 5 है, ये मतलब इसका। और लास्ट पॉइंट कौन सा बचा? अर्ध परिवर्तनशील व्यय। मतलब दोनों का मिक्स। उत्पादन के बढ़ने पर ये भी बढ़ते हैं, परंतु समान अनुपात से नहीं बढ़ते। पहले 6 रुपए खर्चा आ रहा था, अब 5.33, समान अनुपात नहीं है। अब भाई बस में अब तुम्हें ये देखना पड़ेगा बाई चांस इसमें स्थायी कितना और परिवर्तनशील, तो ये कैसे निकालोगे?
याद रखिएगा, अर्ध परिवर्तनशील व्यय को अगर स्थायी अलग और परिवर्तनशील अलग करना हो तो क्या करना चाहिए? तो पहले इसमें निकालो प्रति इकाई लागत। सबसे पहले क्या निकालना चाहिए इसमें? कैसे निकालूंगा? उसका फॉर्मूला होता है, देखो ये लागत में अंतर बटे उत्पादन मात्रा में अंतर। ये किसका फॉर्मूला है? अर्ध परिवर्तनशील में। तो अर्ध परिवर्तनशील में प्रति इकाई लागत निकाल रहे हैं हम, और वो भी कौन से वाली? परिवर्तनशील। यानी कि ये कौन सी लागत है? अर्ध परिवर्तनशील के अंदर परिवर्तन भी और फिक्स भी है, दोनों ही है। तो पहले परिवर्तन निकाल रहा हूं मैं। तो क्या अंतर फॉर्मूला देखा? लागत में अंतर बटे उत्पादन मात्रा में अंतर। जरा बताओ अब खर्चा कितना है और पहले कितना था? तो आपको होंगे 80 माइनस 60, और नीचे क्या लिखना है? उत्पादन मात्रा में अंतर। अब उत्पादन मात्रा कितनी है? 15,000। पहले उत्पादन मात्रा कितनी थी? 10,000। तो 80 में से 60 गए 20। 20 में बटे क्या है? 5,000। तो 20,000 बटे 5,000 कितना होगा? 20,000 बटे 5,000, 4 रुपए। यानी कि 4 रुपए क्या निकल कर आ गया? 4 रुपया प्रति इकाई परिवर्तनशील लागत हो। इससे परिवर्तनशील लागत अलग हो गई। अब आई बस में। अब आप क्या कर सकते हो? अब यहां से आप निकाल सकते हो स्थायी लागत। अब अगर आपको क्या निकालनी है इसके अंदर स्थायी लागत, तो एक बात बताओ, एक फॉर्मूला याद रखना ये। और फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला ये कि कुल लागत बराबर होती है किसके? कुल स्थायी व्यय प्लस कुल परिवर्तनशील व्यय। व्यय मतलब लागत, ये व्यय का मतलब लागत ही है। ये फॉर्मूला है। तो कुल लागत कैसे निकलती है? हमेशा कुल स्थायी और कुल परिवर्तनशील जोड़ के। अब एक बात बताइए, अगर मुझे स्थायी निकालना है तो क्या करूं? अगर आप स्थायी लागत निकालना चाहते हो तो क्या कर सकते हैं हम? अगर मुझे स्थायी लागत निकालनी है तो कुल लागत में से परिवर्तनशील लागत को, ये उधर जाएगा माइनस हो जाएगा। तो कुल लागत कितनी? कोई सी भी उठा लो, चाहे ये वाली चाहे, मान लो 80,000 उठा लिया मैंने, तो कुल खर्चा तो कितना आ रहा था? 80,000। ये तो है कुल लागत। इसमें से माइनस क्या करना होगा? परिवर्तनशील लागत। परिवर्तनशील लागत की प्रति इकाई कितनी है? और कुल लागत उत्पादन बनाया कितना था आपने? 15,000। तो आप कहोगे 15,000 यूनिट बनाई थी और एक यूनिट कितने की है? तो आपने क्या कहा? 80,000 माइनस 15 चौका 60,000 बराबर आ गया, यानी कि 20,000 रुपये क्या है? स्थायी लागत। इससे स्थायी पता चल गया आपको। ठीक, चलो पंखा बंद कर दो, पंखा बंद कर दो। ठीक है, लाइट भी गई। चलो पंखा बंद, क्या करेंगे। पहले समझ आ गई बात? अब जरा तुम खुद निकाल के देखो, इससे पता चल जाएगा आपको। 10,000 यूनिट, और इस अर्ध परिवर्तनशील के अंदर परिवर्तनशील कितने रुपए के हिसाब से थी? 4 रुपए के हिसाब से। तो 10,000 में 4 रुपए के हिसाब 40,000 तो ये हो गया। और स्थायी खर्चे कितने थे? 20। तो 40 और 20 आ गया ना 60,000।
इसमें 15,000 ₹4 की परिवर्तनशील लागत थी, तो 15 चौका 60,000 और 20,000 रुपये क्या थे स्थायी, तो कितना हो गया, इसलिए उसके अंदर दोनों मिक्स है। तो दोनों को अलग अलग करने का तरीका है ये, तो पेपर में याद रखना, पेपर में कुछ पूछ लेता कई बार। वैसे ज्यादातर ये क्वेश्चन किस में मिलता है, अकाउंटेंसी में, बट भरोसा नहीं है, लागत दे दीजिए। ब्रेक इवन पॉइंट के लिए सूत्र निश्चित लागत, फॉर्मूला है ये, स्थायी लागत माइनस प्रति इकाई परिवर्तनशील लागत, सूत्र निश्चित प्रति इकाई बिक्री होगा ये इंग्लिश में कुछ और लिखा होगा इसका मतलब। ब्रेक इवन पॉइंट के लिए सूत्र निश्चित लागत डिवाइड बाय भाग है, ये भाग इसमें से माइनस करना है, तो प्रति इकाई बिक्री लागत में से माइनस कर जाता है प्रति इकाई परिवर्तनशील लागत। ये चैप्टर है ब्रेक इवन पॉइंट वाला, अकाउंट में है ये चैप्टर, मैनेजरियल अकाउंटिंग के अंदर। अब देखो इसमें दे रखा है मैनेजरियल अकाउंटिंग का क्वेश्चन, मतलब वहां का फॉर्मूला यहाँ पर लाके दे रखा है हमने, ठीक है। चलिए देखिए अब दूसरा डिपेंड करता है क्या, ब्रेक इवन पॉइंट जो तुम पूछ रहे हो, इससे बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट, यानी कि सम विच्छेद बिंदु, इसका मतलब है ये हिंदी में मैनेजर अकाउंटिंग। इसका मतलब होता है नो प्रॉफिट नो लॉस, इसका मतलब ये है, यानी कि आप उस जगह पर माल बेच रहे हो जहां पर ना तो फायदा हो रहा ना, मतलब सारी लागत पूरी हो पा रही है। इसका मतलब सीधे सीधे ये कह सकते हो कि टोटल कॉस्ट बराबर है टोटल सेल के, टोटल रिवेन्यू कह दो या सेल कह दो, इसका मतलब ये होता है। अगर इसका फॉर्मूला चाहिए हो तो फॉर्मूला था इसका फिक्स कॉस्ट नीचे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, इसका फॉर्मूला है ये। अब ये कंट्रीब्यूशन कैसे निकलता है, तो इसका फॉर्मूला हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला ये भी हो सकता है कि फिक्स कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है, अंशदान, अंशदान का मतलब होता है सेल प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, ये है इसका फॉर्मूला। तो तुम्हारे से जो क्वेश्चन पूछा वो ये है कि निश्चित लागत मतलब फिक्स कॉस्ट मतलब निश्चित लागत, निश्चित लागत बटे सेल प्राइस पर यूनिट में से माइनस कर दो वेरिएबल प्राइस पर यूनिट, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है ये। तो प्रति इकाई लागत मतलब प्रति इकाई बिक्री है यहाँ पे। अगला प्राइस को कौन डिपेंड, अगला प्राइस किसको प्रभावित करता है, प्राइस को कौन प्रभावित करेगा, उपयुक्त मांग, जिसकी मांग ज्यादा होगी उसका प्राइस ज्यादा रखेंगे, जिसकी मांग कम होगी उसका मांग प्राइस कम रखेंगे। तो कह रहा है क्रेता जो मूल्य देना चाहता है उसका निचला स्तर उत्पादन की लागत पर निर्भर करता है, जबकि उत्पाद की उपयोगिता और मांग की तीव्रता उसके ऊपर की स्तर का निर्धारण करेगा। भाई कम से कम किस पे बेचना चाहेंगे आप, अपनी लागत पर, लेकिन ज्यादा ज्यादा किस पर डिपेंड करेगा, मांग पर। अगर मांग ज्यादा तो मैं ज्यादा ज्यादा माल पैसा ले सकता हूँ, लेकिन अगर उत्पाद कम है, लागत है वो मांग कम है, तो मैं मांग कीमत कम करूंगा, क्योंकि मांगी कम है तो कम करना पड़ेगा, लेकिन इतनी कम नहीं करूंगा जो लागत से भी कम हो जाए। तो निचला स्तर तो कौन तय करेगा, लागत, लागत से कम मैं नहीं बेचूंगा। और ऊपरी लागत कौन तय करता है, मांग, मांग ज्यादा है तो लागत भी ज्यादा, मतलब डिमांड प्राइस ज्यादा, और कम है तो कम, ठीक है। वास्तव में मूल्य में लेन देन के दोनों पक्ष क्रेता और विक्रेता के हित पर ही लक्षित होते हैं। क्रेता अधिक से अधिक उतना भुगतान करने को तैयार होगा जितनी की उसमें कम से कम बदले क्या मिलती है, उसमें उससे उसे उपयोगिता मिलती है। हम किसी भी चीज का प्राइस उतना ही देना चाहेंगे जितनी उसमें उपयोगिता होगी।
विक्रेता उपयोगिता से ज्यादा पैसे देना नहीं चाहेगा और विक्रेता कम से कम अपनी लागत तो वसूल करना चाहे, वो उससे कम नहीं ले सकता। ठीक है, अगला क्या है, बाजार में प्रतियोगिता की, मार्केट में कंपटीशन कैसा है ये भी डिपेंड करता है। मार्केट में कंपटीशन कम है तब अपने प्राइस को ज्यादा रख सकते हो, लेकिन अगर मार्केट में कंपटीशन क्या है, ज्यादा है, तो आपको अपना प्राइस कम रखना पड़ेगा, क्योंकि कंपटीशन ज्यादा, अगर आप ज्यादा करने की कोशिश करोगे तो कोई दूसरे के पास चले जाएंगे ग्राहक। अगला क्या है, सरकार कुछ चीजों पे सरकार नियम कानून नियम, जैसे वो देखते हैं सरकार हस्तक्षेप करती है, जैसे कौन सी चीज, गेहूं और उसका क्या तय करा जाता है, एसपी तय करी जाती है ना, सपोर्टेड प्राइस। ऐसी कुछ चीजों पर गवर्नमेंट भी तय करती है, तो सरकार का हस्तक्षेप भी तय कर देता है कि कितना रखना है। और फिर अगर मूल्य निर्धारण का उद्देश्य क्या है आपका, आप अपने मूल्य का निर्धारण जो कर रहे हो उसका उद्देश्य क्या है, तो किसी भी वस्तु या सेवा का मूल्य निश्चित करने को प्रभावित और मूल्य निर्धारण का उद्देश्य है। माना जाता है कि इसके उद्देश्य अधिकतम लाभ कमाना होता है वैसे तो, लेकिन अल्प अवधि में लाभ कमाना और दीर्घ अवधि में लाभ कमाने में अंतर है। यदि फर्म फैसला लेती है कि अल्प अवधि में अधिक लाभ कमाना जाए तो उत्पादों का अधिकतम मूल्य लेगी। लिखा है, अल्प अवधि के लिए कौन सी लागत चलती है, वही प्राइस स्कीमिंग जो कल बात हो रही थी। प्राइस स्कीम मतलब ज्यादा से ज्यादा पैसा, कम ही समय में ज्यादा पैसे इकट्ठा कर लो। और आगे क्या है, लेकिन ये चाहती है कि दीर्घ अवधि में अधिकतम लाभ लगाना है। अगर लंबे टाइम तक टिकना चाहते हो तो मार्केट में प्राइस कम ही रखना पड़ेगा, जब भी लंबे टाइम तक टिक पाओगे। तो करा प्रति इकाई मूल्य क्या रखो, कम, ताकि बाजार में बड़े भाग पर आप अपना कब्जा, जैसे कि जियो ने कोशिश करता है बार। ठीक है, चलिए, और कुछ उद्देश्य बता रहा है वो अलग बात है। अगला क्या है, विपणन की पद्धति कौन सी इस्तेमाल कर रहे हैं आप। तो करा मूल्य निर्धारण प्रक्रिया पर विपणन के अन्य घटक भी डिपेंड करते हैं कि वितरण प्रणाली कैसी है, विक्रयकर्ताओं की गुणवत्ता कैसी है, विज्ञापन की गुणवत्ता कैसी है, कितना विज्ञापन किया गया है, विक्रय संवर्धन के कार्य कैसे हैं, पैकेजिंग किस प्रकार की है, अन्य उत्पादों से भिन्नता है नहीं, उधार की सुविधा दे रहे हैं नहीं, इस पे भी डिपेंड करता है प्राइस। ये सारे वो पॉइंट है जिस पर आपका क्या डिपेंड करेगा। ठीक है, अगला तीसरा पी कौन सा है, प्लेस, इसे प्लेस बोलते हैं या फिर फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब भौतिक वितरण, लोगों के पास तक पहुंचाना सामान। तो इसे प्लेस या फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन दोनों एक ही बात है। तो इसके नाम से ही पता चल रहा है कि आपको वस्तु एक जगह से दूसरी जगह पहुंचानी है, यानी कि उत्पादक से उपभोक्ताओं तक पहुंचाना। तो करा विपणन मिश्र का चौथा घटक कौन सा है, वस्तु और सेवाओं का वितरण। इसका संबंध होता है वस्तु और सेवाओं को उचित स्थान पर उपलब्ध कराना, जिससे कि लोग इसको खरीद सके। और इस संबंध में दो महत्वपूर्ण कार्य निर्णय लेने होंगे आपको। दो महत्वपूर्ण निर्णय कौन से, पहला उन्हें उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के संबंध में, और दूसरा वितरण प्रक्रिया के माध्यम, मतलब बीच में मीडिएटर कैसे होंगे वो, और किस तरीके से आप उनके पास पहुंचाओगे, ये दो चीज मात्र है। तो पहला तरीका उन्होंने किस बारे में बता रखा है, वितरण माध्यम। माध्यम मतलब कि किसका इस्तेमाल करेंगे, एक तरफ कौन है उत्पादक, एक तरफ कौन है उपभोक्ता, बीच में थोक विक्रेता है, फुटकर विक्रेता है, रिटेल, जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, बहुत से ऐसे लोग आ जाते हैं, ये उनकी बात कर, ये है वितरण माध्यम। कौन, ये लोग जो बीच में काम कर रहे हैं, जोड़ने का काम। और यादों में फुटकर विक्रेता और थोक विक्रेता के बारे में कहाँ पढ़ा था, इससे पहले वाले उसमें। तो वितरण माध्यम अधिकांश उपभोक्ता उत्पादों को ग्राहक बड़े भौगोलिक क्षेत्र में फैले हुए हैं। भाई जो भी आप सामान इस्तेमाल करते हो उसका क्षेत्र बहुत बड़ा है। अब रिलायंस के फोन है, टाटा के हैं, अलग अलग सिम में बट रहे हैं, क्या एक ही जगह इस्तेमाल हो रहे हैं, उत्तर से लेकर दक्षिण तक सब जगह इस्तेमाल हो रहा है, तो क्षेत्र बहुत बड़ा है। इन लोगों को सीधे संपर्क करना बहुत खर्चीला हो जाएगा, डायरेक्ट अगर कंपनी कोशिश करेगी तो नहीं पहुंच पाएगी, लेकिन कठिन भी है। इसलिए इन लोगों की कुशलता से एवं प्रभावी ढंग से संपर्क करने के लिए मध्यस्थों की क्या पड़ेगी जरूरत। उदाहरण के लिए गुजरात का एक डिटर्जेंट पाउडर निर्माता दिल्ली में, तिरुवनंतपुरम में, भुवनेश्वर में, हैदराबाद, श्रीनगर, अन्य दूर दराजों में बैठे हुए ग्राहकों तक सीधे पहुंचना क्या उसके लिए कठिन। सोचने वाले कोई, गुजरात का बंदा कहां तक पहुंचेगा सबके पास, इसलिए वह बड़ी मात्रा में किसी बड़े व्यापार को माल की आपूर्ति करेगा। बीच में जो थोक डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं बड़े बड़े, उनसे संपर्क करेगा। जैसे हैदराबाद के व्यापारी को पकड़ लेगा कि भाई मेरा माल मैं आपको दूंगा, आप अपने होलसेलर को दो, होलसेलर आकर किसको देंगे,
फुटकर विक्रेता और फुटकर विक्रेता ग्राहकों को दे दो। इस तरीके से अपने माल को पहुँचा सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है? तो ऐसा अपने माल को छोटे-छोटे कस्बों तक आप पहुँचा सकते हैं, ठीक है? ऐसा होता है, ऐसा उसमें कुछ है नहीं यार। कह रहा है वितरण माध्य जो है, वितरण माध्य उनके काम क्या है? भाई अधिकार उपयोगिता, वो अधिकार एक जगह से दूसरी जगह पहुँचा पाते हैं, मतलब माल अपना माल दूसरे को बेचेंगे। स्थान उपयोगिता, बन कहाँ रहा है, बेच कहाँ रहे हैं, स्थान की कमी कर दी, पूरी कर दी। समय उपयोगिता, समय मतलब कि भाई समय की बचत ये है कि एक जगह से दूसरी का माल पहुँचा पा रहे हैं। हाँ, ये सारे काम इनके होते हैं, ठीक है ना? ठीक? तो इनके बारे में बता रहा है कि क्या-क्या है। ये क्या करते हैं, पहला काम छाँटने का। मध्यस्थ कई सोर्सों से माल इकट्ठा करता है, जो सदा समान गुणवत्ता, प्रकृति और आकार के नहीं होते। एक काजू का थोक विक्रेता बड़ी मात्रा में क्या करेगा, काजू अलग-अलग काजू उत्पादक क्षेत्रों से एकत्रित करेगा, जिनमें दाने अलग-अलग गुणवत्ता के आकार के होंगे। देखो काजू वाले के पास जाइए, अलग-अलग काजू की वैरायटी होंगी। अलग-अलग माल फुटकर मतलब मालिकों से माल खरीदेगा वो। उन्हें इकट्ठा करेगा। इस कार्य में एक जैसे माल को बड़ी मात्रा में क्या करेगा, इकट्ठा करेगा, जिससे आपूर्ति करने में दिक्कत ना आए। बँटवारा करेगा, तो आवंटन में एक वर्ग के स्टॉक को छोटे विपणन योग्य भागों में विभक्त कर दिया जाता है। मतलब बड़े माल को छोटी-छोटी मात्रा में बाँटकर फुटकर विक्रेताओं तक पहुँचा देंगे, ग्राहकों तक पहुँचा देंगे। यदि काजू को विभिन्न श्रेणियों में बाँटकर बड़ी मात्रा में इकट्ठा कर लिया जाए, तो अब उन्हें अलग-अलग वर्ग के क्रेताओं को बेचने की तैयारी करी जाएगी। ठीक है? उसके बाद क्या करेगा? वर्गीकृतकरण करेगा। मध्यस्थ पुनः बिक्री हेतु वस्तुओं को वर्गीकृत करता है। निर्माता जिस प्रकार की वस्तु रखते हैं, वस्तुओं का जो मिश्रण उपभोक्ता चाहते हैं, उनमें अंतर पाया जाता है। तो एक क्रिकेट खिलाड़ी को बल्ला, गेंद, विकेट, ग्लव्स, हेलमेट, टी-शर्ट, एक जोड़ी जूते की आवश्यकता होती है। शायद कोई भी निर्माता इन सभी को मिलाकर एक साथ उत्पादन नहीं करेगा। तो मध्यस्थ क्या करेंगे? इन सबको इकट्ठा करेंगे और लाके एक जगह बेचेंगे। और ये यादों को बताया था, ज़ीरो लेवल, सीधा निर्माता और ग्राहक। एक स्तरीय है, सीधा निर्माता और ग्राहक के बीच में सिर्फ एक ही रहेगा, फुटकर। दो स्तरीय है, फुटकर व्यापारी और थोक व्यापारी दोनों आ जाएंगे। तीन स्तरीय है, एजेंट आ जाते हैं। एजेंट वहां से माल उठाएंगे, किसको देंगे, फुटकर थोक व्यापारी को, थोक व्यापारी फुटकर व्यापारी को, फुटकर व्यापारी को। एक दो, इसे बोलते हैं थ्री स्तरीय। ये हम पहले पढ़ चुके ना। बाकी सौदा करेंगे, जोखिम उठाएंगे, सब काम हम उसमें ये सारी चीजें हम वहां देख चुके हैं, हम दोबारा करने की जरूरत है। अब शून्य स्तरीय क्या होता है, बता दिया। एक स्तरीय क्या होता है, वो पढ़ा हुआ है। दो स्तरीय में क्या आते हैं, ये हमने देखा हुआ है। तो ये सारी चीजें मैंने चेक कर रखी है। इसमें आप पढ़ो पढ़ो ना पढ़ो, वो तुम्हारी मर्जी है, कोई ऐसी चीज नहीं है। ठीक है? थोड़ा सा ये भी ध्यान रखिएगा, भौतिक वेतन में कुछ अलग कुछ घटक भी दे रखे हैं, जैसे आदेश की प्रक्रिया। तो क्रेता विक्रेता संबंध में आदेश देना पहला चरण। सबसे पहले क्या आता है, क्रेता विक्रेता को आदेश देता है कि मुझे ये सामान चाहिए। तो पहला चरण ही है। तो उत्पाद का प्रभाव वितरण के लिए विभिन्न माध्यमों से ग्राहक की ओर होता है, जब आदेश इसके विपरीत दिशा में चलता है, अर्थात ग्राहक से निर्माता की ओर। एक अच्छी वितरण प्रणाली वह है जिसमें आदेश की पूर्ति सटीक और शीघ्र होगी। ऐसा न होने पर वस्तु ग्राहक के पास देर से पहुंचेंगी और वो मात्रा में क्या हो जाएगा, गलत मात्रा के वर्णन के अनुसार नहीं होगी, बेकार। परिवहन इसके अंदर आता है, माल को पहुंचाना। तो परिवहन का काम ही क्या होता है, एक जगह से माल को दूसरी जगह। भंडारण में आता है, माल को स्टोर करके रखना, ये भी इसके अंदर ही है। संग्रहित माल पर नियंत्रण इसके अंदर, मतलब माल जो इकट्ठा करा है उस माल कंट्रोल, मिनिमम लेवल तय करना, मैक्सिमम लेवल तय करना कि भाई मेरे गोदाम में इससे कम ज्यादा माल ना हो, ज्यादा माल ना हो, कम ना हो। ये सारी चीजें देखी जाती है। इन्वेंट्री स्तर के प्रमुख तत्व क्या है, ये छोड़ो अपने आप, ये ऐसी चीज पर नहीं पूछी जाएंगे आपसे। लास्ट क्या है, प्रवर्तन मतलब प्रमोशन, वही लोगों को जानकारी देना। तो कह रहा है एक अच्छी कंपनी अच्छी गुणवत्ता वाली वस्तु को उत्पादन कर सकती है, इसकी उचित कीमत निर्धारित कर सकती है, इन्हें बिक्री केंद्र पर उपलब्ध करा सकती है, जो ग्राहकों के लिए सुगम होगा। लेकिन इस पर भी हो सकता है कि बाजार में माल की बिक्री अच्छी ना हो, सारे काम कर लिए लेकिन बिक्री अच्छी नहीं हो सकती, ये भी हो सकता है। बाजार से उचित संप्रेषण की आवश्यकता जरूरी है। बाजार को अपने माल के बारे में आपको बताना पड़ेगा, अगर नहीं बताऊंगे तो चलेगा नहीं।
यदि उचित संप्रेषण ना हो तो ग्राहक को उत्पाद के संबंध में या फिर इस किसी प्रकार की उसकी आवश्यकता की संतुष्टि करेगा, उसे पता ही नहीं चलेगा। और वह इसकी उपयोगिता अथवा लाभों से क्या रहेगा, संतुष्ट नहीं हो पाएगा। जब उसे पता ही नहीं चलेगा कि क्या है, तो दो उद्देश्य ग्राहकों को वस्तु के संबंध में सूचित करने तथा उन्हें इनके बारे में खरीदने के लिए तैयार करने के लिए संप्रेषण का उपयोग करना परिवर्तन कहलाता है। समझ रहे हो, दो चीजें। पहला, ग्राहकों को वस्तु के संबंध में क्या देना होगा आपको, सूचना। पहला काम तो ये। दूसरा, उन्हें खरीदने के लिए क्या करना है आपको, प्रेरित करना है। खरीदने के लिए प्रेरित करो उन्हें। तो ये दो काम इसके अंदर आते हैं, खरीदने के लिए प्रेरित करना और अपने सामान की जानकारी देना। ये आता है परिवर्तन के अंदर। और ये है वो परिवर्तन मिक्स। तो परिवर्तन मिक्स के अंदर कितनी चीज बताई थी हमने आपको, पहला विज्ञापन, दूसरा व्यक्तिगत विक्रय, तीसरा विक्रय संवर्धन और चौथा प्रचार। ये चार चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक, एक तरफ विपणन करता है, एक तरफ ग्राहक है, और इन दोनों को मिलाने का काम कौन कर रहा है, प्रमोशन। विज्ञापन के जरिए, प्रचार के जरिए, विक्रय संवर्धन के जरिए, व्यक्तिगत विक्रय के जरिए। मोटा मोटा बता देते हैं। जब व्यक्तिगत विक्रय तो क्या होता है, सेल्समैन देखे, जब सेल्समैन पर्सन टू पर्सन क्या देता है, जानकारी कि भाई मेरा हमारा सामान ये है, ऐसी क्वालिटी है, ये जानकारी है, सबके बारे में सब कुछ बताता है, उसे बोलते हैं व्यक्तिगत विक्रय। यानी कि पर्सन टू पर्सन आपको जानकारी देनी होगी। विज्ञापन मतलब एक मास लेवल पर, बड़े लेवल पर अपने प्रोडक्ट के बारे में लोगों को जानकारी देना, लेकिन ये व्यक्तिक नहीं होगा, अव्यक्तिक होगा। अव्यक्तिक क्यों, क्योंकि व्यक्तिगत तौर पर आप किसी से मिल नहीं रहे, सार्वजनिक है तो अव्यक्तिक है ये। प्रचार क्या होता है, पब्लिसिटी, जिसमें आपको खर्चा नहीं करना, पब्लिक टू पब्लिक आगे जानकारी। मान लो मेरा प्रोडक्ट अच्छा है, मेरे से कुछ लोग खरीदेंगे, आगे वो किसी और को बताएंगे, वो किसी और को बताएंगे, न्यूज़पेपर में पब्लिश हो जाएगा अपने आप ही, बट मुझे कोई खर्चा करने की जरूरत, क्योंकि अगर मैंने खर्चा करके करवाया तो क्या बन जाएगा, विज्ञापन। अगर बिना खर्चे के पब्लिसिटी हो रही है तो प्रचार होता है। जब कौन सा, ये है, ये पूरा संवर्धन, कौन से, चौथे के बारे में, इन तीनों को छोड़कर जो भी सारी चीज आती है वो इसके अंदर आती है। अपनी सेल को बढ़ाने का और जो तरीका हो सकता है वो इसके अंदर आता है। डिस्काउंट कूपन देना, मेले में प्रदर्शनी लगाना, फ्री सैंपल बांटना, अपने माल का प्रचार प्रसार करना, जैसे जगह जगह जाकर अपने वो गाड़ी में पोस्टर चिपका देते हैं जगह जगह, एक जगह खड़े होकर अपने जो देखा हो तुमने, हर जगह बहुत से टेंट टेंट से लगा खड़े हो जाते हैं, तेल लगाना, ये सब किसके अंदर आ जाता है विकास संवर्धन। इन तीनों को छोड़कर जो भी सारी चीज आएंगी व्यक्तिगत, अभी क्वेश्चन पढ़ोगे जब उसमें और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अभी इसके बारे में सारी चीज आएंगी वन बाय वन, विज्ञापन फिर चारों बात आएगा वो आपको, दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक बार विज्ञापन पढ़ो आप इतने, विज्ञापन के बारे में देखो क्या लिखा है।
देखा भाई? चलिए शुरू करें। देखिए विज्ञापन का मतलब होता क्या है? हम प्रतिदिन सैकड़ों विज्ञापन संदेश देखते हैं जो हमें अनेक उत्पादों के बारे में क्या देते हैं? जानकारी। शायद विज्ञापन परिवर्तन का सबसे सामान्य रूप हो सकता है तकनीक जो आज के समय में सबसे ज्यादा यूज होती है। टीवी पे ऐड आ रहे हैं, जगह जगह पोस्टर चिपक रहे हैं, ये सब क्या है? विज्ञापन ही तो है। मोबाइल पे, सोशल मीडिया पे, सब पे ऐड आते रहते हैं। यह अव्यक्तिक सबसे बड़ी चीज, यहाँ से क्वेश्चन बना पहला, ये क्या है अपने आप में? क्योंकि यहाँ पर किसी व्यक्ति से मिलना नहीं है आपको, इन्फॉर्मेशन दे दो, व्यक्ति खुद से, यानी कि पर्सन टू पर्सन मिलने की जरूरत है, इस वजह से अव्यक्तिक बोला जाता है। तो ये थोड़ा ध्यान रखेंगे। जिसका भुगतान विपणनकर्ता कुछ वस्तु या सेवाओं के परिवर्तन के लिए करता है। दूसरी चीज, क्वेश्चन यहाँ से बनता है, इसका भुगतान भी करा जाता है। विपणनकर्ता मतलब जो मार्केटिंग कर रहा है वो खर्चा करेगा। तो जिसके लिए मार्केटिंग वाला करने वाला क्या करेगा? भुगतान करेगा, लोगों को जानकारी उसे बोलते हैं क्या? विज्ञापन। और वो अव्यक्तिक संप्रेषण हो। ठीक है। तो विज्ञापन के सर्वसाधारण माध्यम समाचार पत्र है, पत्रिकाएं हैं, टेलीविजन है, रेडियो है, ये सब होता है। आजकल मतलब मोबाइल फोन सब इसमें आ जाते हैं। विज्ञापन की विशेषताएं क्या है? पहली चीज, भुगतान स्वरूप। सबसे पहली चीज तो क्या है? इसके लिए भुगतान करना पड़ता है, फ्री में नहीं होता ये। दूसरा क्या है? अव्यक्तिक, यानी कि व्यक्ति और विज्ञापनकर्ता के बीच में कोई डायरेक्ट संबंध नहीं है। मैं विज्ञापन करना चाह रहा हूँ, मुझे डायरेक्ट मिलने की जरूरत नहीं है। चिन्हित विज्ञापन दाता, विज्ञापन दाता निश्चित व्यक्ति है तो कंपनी करती है जो विज्ञापन में श्रम करती है। मतलब हर कंपनी के बस की ये नहीं है, कुछ लोग पर्टिकुलर, कुछ लोग होते हैं जो विज्ञापन करने का काम करते हैं तथा इसकी लागत को भी वहन करती है। विज्ञापन के लाभ क्या है? सिंपल सी चीज, ये तो आप खुद ही बता देंगे। बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंच जाओगे, ग्राहक संतुष्टि और विश्वास में क्या होगी? वृद्धि होगी। क्योंकि विज्ञापन क्या करेगा? जो संभावित विक्रेता है उनमें विश्वास पैदा करेगा, क्योंकि इससे वो अधिक सहजता का अनुभव करेंगे और उससे ज्यादा से ज्यादा संतोष महसूस करेंगे। स्पष्टता, लोगों को जानकारी मिलेगी इसके बारे में, स्पष्ट रूप से पता चलेगा। और मितव्ययी खर्चा कम होता है, क्योंकि एक छोटे से लेवल पर बड़े लेवल पर अपने बारे में बता पाओगे। विज्ञापन की कुछ सीमाएं भी हैं, नुकसान घाटे। पहला, कम सशक्त है। विज्ञापन संप्रेषण का गैर व्यक्तियों के माध्यम से होता नहीं, यह व्यक्ति विक्रय की तुलना में कम सशक्त होता है। देखो पर्सन टू पर्सन बताऊंगे तो ज्यादा फर्क पड़ेगा, अव्यक्तिक तौर पर थोड़ा कम फर्क पड़ता है। प्रतिपोषण की कमी, विज्ञापन का संदेश कितना प्रभावी रहा इसका मूल्यांकन करना कठिन है। आप ये पता नहीं कर पाएंगे कि आपका विज्ञापन फायदेमंद रहा भी या नहीं, जितना खर्चा करा वो हमारे लिए फायदेमंद था ही नहीं था। लोचपूर्णता की कमी, तो संदेश क्योंकि निर्धारित मानक का होता है एवं विभिन्न ग्राहक समूह की आवश्यकताओं के अनुसार नहीं रहा। भाई अब आप कुछ ऐसा ऐड दिखा रहे हो सकता है वो पढ़े लिखे लोगों को समझ में आए, अनपढ़ लोगों को आए ना। आपने रिटर्न में कोई चीज दे दी, लेकिन अगर कोई अनपढ़ होगा तो उसे कैसे पता चलेगी? तो हर किसी की इच्छाओं पूरा नहीं कर पाएंगे आप इसमें। जबकि व्यक्तिगत संप्रेषण जो वो था व्यक्तिगत वाला, उसमें आप पर्सन के हिसाब से बात करेंगे। पढ़ा लिखा है तो उसके हिसाब से, अनपढ़ है तो उसके हिसाब से, महिला है तो उसके हिसाब से, बच्चे हैं तो उसके हिसाब से। बट इसमें ऐसा संभव नहीं, एक जैसे ही सबको मिलेगा। अब कम प्रभावी, जैसे जैसे विज्ञापन की संख्या में क्या होगी? वृद्धि होती जाएगी, वैसे वैसे कठिन होगा कि लक्षित लोग विज्ञापन के संदेश को ग्रहण करें। विज्ञापन का उद्देश्य क्या है? सीधी सी बात, अपने लाभ में वृद्धि करना। ठीक है। लेकिन कुछ लोग मानते फायदेमंद है, कुछ लोग मानते फायदेमंद, कुछ लोगों का मानना ये है कि लागत में क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। वृद्धि तो होती है, क्योंकि सारा खर्चा विज्ञापन, जो बड़ी बड़ी कंपनी विज्ञापन करती है उसकी लागत को कहाँ जोड़ देंगी? वस्तु की लागत में जोड़ देती है वो, तो ये तो खर्चा हो ही जाएगा। सामाजिक मूल्य में क्या होती है? कई बार तुमने देखो तंबाकू के ऐड आ रहे हैं, सिगरेट के ऐड आ रहे हैं, तो सामाजिक मूल्य जो देने चाहिए वो नहीं देते, उल्टा नुकसान हो जाता है। क्रेताओं में असमंजस्य, कई बार विज्ञापन खुद नहीं समझ पाता कि बताना क्या चाह रहे हो। तो कह रहा विज्ञापन में एक और दोष बताया जाता है कि इतने अधिक उत्पादों को विज्ञापन होता है कि सभी समान दावा करते हैं। पता नहीं हर कोई अपने अपने प्रोडक्ट के बारे में बता रहा है कि आप इसे खाएंगे तो ये फायदा होगा, दूसरा कह रहा है इसे खाएंगे तो ये फायदा। बंदा कंफ्यूज की कौन सी चीज खानी चाहिए इसमें। इतने ऐड आ रहे हैं, किसको सही माने किसको गलत माने, पता ही नहीं चल पा रहा। अगला, घटिया उत्पादों की बिक्री को प्रोत्साहन मिलता है। देखो पंखा बंद कर दिया। घटिया उत्पादों की बिक्री, तंबाकू, सिगरेट, शराब, ये सब के भी तो ऐड हो रहे हैं, और इन्हें देख देख के लोगों को क्या मिल रहा है? बढ़ावा मिल रहा है। जब बड़े बड़े सेलिब्रिटी किसी चीज का ऐड करते हैं तो लोग उसे खरीदना इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं।
तो घटिया उत्पादों की बिक्री भी हो जाती है कई बार तो। और बहुत सी खराब क्वालिटी का माल भी आपके गुड्स में कुछ अच्छी क्वालिटी नहीं है, घटिया स्टैंडर्ड का है, कुछ फ़ायदा नहीं। होता है ना गोरे रंग की, जो गोरे रंग की क्रीम आती है बहुत सी। अब सुंदर-सुंदर हीरोइन्स को करवा दीजिए ऐड, कि भई इसे लगाने से इतने गोरे हो जाएँगे। क्वालिटी कुछ है नहीं इसमें, ऐसा कुछ था ही नहीं उसके अंदर। घटिया वस्तु है बिल्कुल ही वो। हो सकता है नुकसान ही पहुँचा दे। वो भी बिक रहे हैं उसकी वज़ह से। कुछ विज्ञापन क्या होते हैं, कुछ एडवर्टाइज़ ऐसे हैं जिसमें इंटरेस्ट नहीं आता, बोर कर देंगे। पंपलेट आपके सामने पंपलेट आया, बहुत से लोग पंपलेट मिलते हैं, पढ़ते भी नहीं, फेंक देते हैं। तो इंटरेस्ट नहीं आता कुछ विज्ञापनों में तो। ये सब ऐसे हैं जिसमें लोगों को विश्वास है, अरुचिकर हैं। अगला कौन-सा है? पर्सनल सेलिंग। नाम से पता चल रहा है व्यक्ति पर्सन टू पर्सन। सेल्समैन जैसा काउंटर पे खड़ा होकर बता रहा है। आपके पास घर-घर में सेल्समैन जो आते हैं वो लोग, ये वही हैं। व्यक्तिगत विक्रय में बिक्री के उद्देश्य से एक या एक से अधिक संभावित ग्राहकों से बातचीत के रूप में संदेश का मौखिक प्रस्तुतिकरण किया जाता है। यानी कि मैं अपने प्रोडक्ट की जानकारी डायरेक्ट आपको दे रहा हूँ। अब वो एक बंदा हो सकता है, एक से थोड़े ज़्यादा भी हो सकते हैं। ये संप्रेषण का व्यक्तिगत स्वरूप है। कंपनी बिक्री के उद्देश्य से संभावित ग्राहकों से संपर्क के लिए, उत्पाद के संबंध में जागरूकता पैदा करने के लिए और उत्पाद की पसंद विकसित करने के लिए विक्रेताओं की नियुक्ति करती है सेल्समैन। ये वही सेल्समैन है जो जाके बताते हैं लोगों को, पर्सन टू पर्सन। ठीक है, ये इनका काम होगा। आगे विशेषता की बात करें, पहली बात तो व्यक्तिगत स्वरूप, पर्सन टू पर्सन, सारे लाइव टू लाइव, मौखिक टू मौखिक, माउथ टू माउथ बोल देते हैं इसको। और संबंधों का क्या होगा, हम आपसे बातचीत करेंगे तो कभी ना कहीं थोड़ा बहुत संबंध तो विकसित होंगे होंगे। आप मुझे अच्छे से जानेंगे, मैं आपको जानेंगे, तो हो सकता है आप मुझसे डायरेक्ट हर बार मेरे पास ही आए। व्यक्तिगत विक्रय के लाभ क्या है, लोचपूर्ण है। लोचपूर्ण क्यों? हम हर व्यक्ति के हिसाब से अपनी बोलचाल की भाषा शैली बदल सकते हैं। हर किसी के लिए एक जैसा नहीं होगा। अब देखो सेल्समैन भी लोगों के हिसाब से अपनी बात बोलने का तरीका बदल देता है, तो लोचपूर्ण है, बदलाव हो जाएगा आराम से। प्रत्यक्ष प्रत्युत्तर, आपको कुछ जानकारी चाहिए, मैं डायरेक्ट उत्तर दूँगा। अब विज्ञापन में क्या है, आपको कुछ पूछना, कहाँ से पूछोगे? इसमें पूछ सकते हो आप। और न्यूनतम अपना फालतू का खर्चा नहीं होता। एक सेल्समैन रखो, वो सबको जानकारी देगा। ठीक है? तो सिर्फ़ जिन जिन पे ध्यान देना है, जिन ग्राहकों पे ध्यान देना है, सिर्फ़ उन्हीं से बातचीत करी जाएगी, फालतू लोगों पे ध्यान देने की ज़रूरत ही नहीं है। व्यक्तिगत विक्रय की भूमिका बता रहा है, व्यवसाय को क्या लाभ होगा, ग्राहक को क्या लाभ होगा, ये लाभ तो आप खुद पढ़ लीजिएगा, इसमें वैसे कोई चीज़ नहीं। संवर्धन की प्रभावी उत्पत्ति, प्रभावी मतलब इफ़ेक्टिव ज़्यादा है, ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। लोचपूर्ण है, चेंज कर लो जब चाहो। श्रम का न्यूनतम अपव्यय, मेहनत ज़्यादा वेस्ट नहीं होती इसमें। ग्राहकों को प्रेरित प्रेरित कर सकते हो, आप मोटिवेट कर सकते हो अपनी भाषा से, बोली से। स्थायी संबंध बन जाएँगे, भविष्य में आपके पास ही रहेगा। व्यक्तिगत तालमेल पैदा होंगे आपके बीच में। परिचय के समय भूमिका पे निभाएँगे। परिचय के समय भूमिका मतलब भूमिका बाँधेंगे, बातचीत कर रहे हैं जो आप डायरेक्ट इंट्रोडक्शन के तौर पे। ग्राहकों से क्या बन जाएँगे? अलग-अलग ग्राहक से संबंध बन जाते हैं। ये सब हमारे फ़ायदे हैं। ग्राहकों के लिए महत्व क्या है? आवश्यकताओं की पहचान में से आगे। आपकी क्या आवश्यकता है, हम उसके हिसाब से आपको बता पाएँगे कि आपको क्या खरीदना चाहिए। मॉल में जाइए, बताएँगे इनको सर आपके लिए ठीक रहेगा। बाज़ार के संबंध में नवीनतम जानकारी उन्हें मिलेगी। एक सेल्समैन बताता है सर आज के टाइम में मार्केट में ये नई चीज़ चल रही है, आप इसे लीजिए। उन्हें विशिष्ट सलाह, कुछ खास सलाह हो तो वो भी दे पाएँगे कि ऐसे इस्तेमाल मत करना, ऐसे करना है, ऐसे करना है, इसके ये फ़ायदे, इसके नुकसान। और ग्राहकों को क्या कर सकते हो, डायरेक्ट मोटिवेट कर सकते हो, प्रेरित कर सकते हो। ठीक? समाज के लिए महत्व, माँग में वृद्धि हो जाएगी। रोज़गार के अवसर, क्योंकि सेल्समैन रखने पड़ेंगे। जीवन वृद्धि में क्या होगा? अवसर, जीवन मतलब आपका स्टैंडर्ड चेंज हो जाएगा रहने। विक्रेताओं का स्थानांतरण, उत्पाद का मानकीकरण, इसके द्वारा मतलब मानक तय कर सकते हो कि लोगों को क्या चाहिए, उसके हिसाब से स्टैंडर्ड फिक्स हो जाएगा। ये सब इसके फ़ायदे ही हैं। ठीक है ना? ये वो विक्रय संवर्धन जो आप बात कर रहे थे। उससे पहले मैं आपको प्रचार बता देता हूँ। प्रचार का मतलब क्या होता है? पब्लिसिटी, बट बिना खर्चे के। प्रचार के इस रूप में विज्ञापन के समान ही है ये भी। आपका आपके बारे में टीवी में ऐड आ रहे हैं, आपके बारे में रेडियो पे प्रचार हो रहा है, आपके बारे में लोग बता रहे हैं, बट उसके लिए आपने कोई पैसा नहीं दिया। लेकिन विज्ञापन के विपरीत यह बिना किसी भुगतान के संप्रेषण है। जब भी किसी उत्पाद या सेवा के संबंध में जन समाचार माध्यमों पक्ष में समाचार आता है, तो इसे प्रचार कहते हैं। उदाहरण के लिए माना एक विनिर्माता ऐसा कार इंजन के विकसित करने में सफलता प्राप्त कर लेता है जो पेट्रोल के स्थान पर किससे चल रहा है? पानी से। तो आपको खुद बताने की ज़रूरत ही नहीं, खुद न्यूज़ चैनल में आना शुरू हो जाएगा। तो प्रचार हो रहा है फ्री में अपने आप ही। आपका प्रोडक्ट अच्छा है, तो हो सकता है न्यूज़ चैनल वाले कवर करने लगे, इंटरव्यू लेने लगे।
लोग माउथ टू माउथ जानकारी फैलने लगे, तो ये इसमें आता था। सीधा सीधा कहा जाए तो फ्री वाला बस। प्रचार एक बिना भुगतान का संप्रेषण है। इसके संचार को कोई निर्दिष्ट सौजन्य करता, कौन करवा रहा है, कोई गारंटी कोई नहीं, सब लोग आपस में फैला रहे हैं, तो हमें करवाने की जरूरत नहीं, अपने आप ही सब कुछ होता चला जाएगा। ठीक है ना? प्रचार में क्योंकि सूचना एक स्वतंत्र सोर्स के माध्यम से दी जाती है, जैसे कि प्रेस द्वारा समाचार कहानी छाप देना, एक झलक दिखा देना, ये सब अपने होते हैं, तो अधिक विश्वास नहीं होता, लोग विश्वास करते हैं, क्योंकि हम खुद नहीं बोल रहे, लोग बोल रहे हैं। एक जनसंपर्क के बारे में बता रहा है। एक संगठन के जनमत का संप्रबंध करना एक महत्वपूर्ण कार्य है, जो विपणन विभाग द्वारा निष्पादित किया जाता है। व्यवसाय को अपने ग्राहकों, आपूर्तिकर्ताओं, व्यापारियों के से प्रभावी संप्रेषण करना होगा, क्योंकि विक्रय तथा लाभ में क्या होगी, वृद्धि करने तो ये साधन है। तो संगठन अथवा उसके उत्पादों को प्रत्यक्ष संपर्क में आने वाले अलावा सामान्य जनता के अन्य सदस्य भी हैं, जिनकी आवाज तो मत समान रूप से महत्वपूर्ण। ये जनता कंपनी और उसके उत्पाद की रुचि ले सकती है और उसके उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायता कर सकती है। उसके अंतर जनसंपर्क वाला जनता से आपका संपर्क हो रहा है और जनता ही आगे फॉरवर्ड कर रही है बात। ठीक है? जैसे जनसंपर्क में प्रेस संपर्क हो रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस होने लगी, आपके बारे में जानकारी फैल रही है, आपके उत्पाद का क्या फैल रहा है मार्केट में, लोग प्रचार फैला रहे हैं, अपने आप ही आपस में बातचीत चलने लगी। निगमित संप्रेषण, कॉर्पोरेट संप्रेषण हो रहा है, जनता संगठन के कर्मचारियों के साथ संप्रेषण के माध्यम में अपनी छवि को संवर्धित करने की आवश्यकता होती है। तो खुद ही क्या हो रहा है, रिपोर्ट छप रही है आपके बारे में, मैगजीन में आपके बारे में आर्टिकल छप रहे हैं। लॉबी प्रचार, व्यवसाय तथा अर्थव्यवस्था से संबंधित नीतियों के बारे में संगठन को सरकारी कर्मचारी, कंपनी मामलों में मंत्री, उद्योग तथा वित्त से व्यवहार करना पड़ता है, और औद्योगिक दूरसंचार तथा कराधान नीतियों के निर्माण के समय सरकार मुख्य हितधारकों को विचार आमंत्रित करती है तथा वाणिज्य व्यापार संघों के साथ संबंध रखना चाहती है। होता कुछ चीज पास करनी है तो पहले कुछ सेलेक्टेड व्यापारियों को बुलाया जाता है कि आपके हिसाब से क्या ठीक रहेगा, उसमें प्रचार प्रसार हो जाता है, परामर्श लिया जाता है लोगों से, ये सब इसके अंदर आ जाते हैं। ठीक है ना? ठीक। इसके अलावा जनसंपर्क रखने से कुछ फायदे और बता रखे हैं, अब आ जाइए उसमें। विक्रय संवर्धन से तात्पर्य लघु अवधि प्रेरणाओं से। लघु अवधि प्रेरणा मतलब शॉर्ट टर्म के लिए आप लोगों को मोटिवेट कर रहे हो, जो क्रेताओं को वस्तुओं या सेवाओं को तुरंत खरीदने के लिए क्या करती हैं, प्रेरित करते हैं। इनमें विज्ञापन, व्यक्तिगत विक्रय, प्रचार को छोड़कर कंपनी द्वारा अन्य बिक्री बढ़ाने के सारे साधन इसके अंदर आ जाएंगे। लिखा है ना सारी चीज वही, उन तीनों को छोड़ दो तो जो भी कुछ आएगा वो किसके अंदर आएगा, इसके अंदर आ जाता है। विक्रय संवर्धन क्रियाओं में नगद छूट देना, बिक्री प्रतियोगिताएं कराना, मुफ्त तोहफे बांटना, सैंपल बांटना, ये सब इसके अंदर ही आता है। तो कंपनी विशेष रूप से तैयार विक्रय परिवर्तन तकनीक का उपयोग ग्राहकों के लिए, जैसे मुफ्त नमूने, छूट, प्रतियोगिता, व्यापारी अथवा मध्यस्थों के लिए सरकारी विज्ञापन, व्यापारिक छूट, व्यापारिक विपणन प्रतियोगिता, विक्रयकर्ताओं के लिए बोनस, विक्रयकर्ताएं प्रतियोगिता, विशेष छूट करती है। मतलब सबके लिए कुछ ना कुछ करेगी कंपनी ताकि सेल बढ़े। भाई कस्टमर को क्या देंगे हम, सैंपल बांटेंगे, फ्री में डिस्काउंट, मतलब डिस्काउंट कूपन देंगे, ये सब देंगे। मध्यस्थ जो होंगे उनको, उनके लिए क्या करेंगे हम, मध्यस्थों को हम क्या देंगे, उनका सरकारी विज्ञापन करवाएंगे, व्यापारिक छूट दे देंगे, उन्हें ट्रेड डिस्काउंट जो दी जाती है, उन्हें मोटिवेशन देंगे, बाहर घूमने के वो कराएंगे, उनके कंपटीशन कराएंगे, जो ज्यादा माल बेचेगा वो सब ये मिलेगा, इनाम मिलेगा, तो वो भी मोटिवेट होकर माल बेचेंगे। और तो और जो हमारे सेल्समैन होते हैं उनको भी हम बोलो क्या देते हैं, लालच, कि माल ज्यादा माल बेचने बोनस, कमीशन, आगे से कंपटीशन कराते हैं सेल्समैन का कि जो ज्यादा माल बेचेगा सेल्समैन उसको ये मिलेगा। उन्हें विशेष क्या दी जाती है, छूट दी जाती है अलग से कि आपके लिए स्पेशल डिस्काउंट ऑफर, यानी सबके लिए क्या होता है, सेल बढ़ाने का तरीका है, सेल बढ़ाने का तरीका ये। विक्रय संवर्धन के लाभ, ध्यान आकर्षण मूल्य, इससे लोगों को ध्यान अपनी ओर खींचा जाता है। नए उत्पाद के उत्तरण में उपयोगी, जब भी कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में आता है तो ज्यादा डिस्काउंट भी बेचकर फैलाया जाता है लोगों में पहले। सभी परिवर्तन विधियों में क्या बैठती है, इससे तालमेल, जितनी परिवर्तन विधि है। ठीक है? विक्रय संवर्धन की सीमा बता रखा है, संगठन संकट का सूचक है। यदि फर्म बार बार विक्रय संवर्धन का सहारा ले रही है तो लोगों को लगता है कि माल बिक नहीं रहा। सोचो कोई कंपनी बार बार डिस्काउंट दे रही है, मेले में प्रदर्शनी कर रही है, तो लोगों को क्या लगेगा, जब बार बार, बहुत से लोगों का मानना है जब सेल लगती है बार बार तो इसका मतलब माल बिक नहीं है, पुराना माल निकाला जा रहा है, तो लोगों में डाउट फैल जाता है। भली क्या फर्क पड़ता है कि इसका मतलब कोई खरीदना नहीं चाह रहा, इसलिए माल सेल पे बेचा जा रहा। उत्पाद की छवि को क्या कई बार बिगाड़ देता है ये। तो विक्रय संवर्धन तकनीक का प्रयोग उत्पाद की छवि को भी प्रभावित करता है। ठीक है? बस फाइनली विक्रय संवर्धन का क्या क्या चीज जाती है, छूट दी जाती है, डिस्काउंट ऑफर चल रहे हैं, वापसी का
पसंद आए तो रखो, ना तो हमारा इतने समय में वापसी, जैसे ऑनलाइन होता है 7 दिन के अंदर रिटर्न। ये वही स्कीम है, सेल बढ़ाने का तरीका। उत्पादों को क्या हो जाएगा, मिश्रण। किसी एक उत्पाद के क्रिया करने पर दूसरे उत्पादों को पार्सल दे दिया, एक पे एक फ्री, ये वही वाला चीज है। इतना आटा खरीदने पर इतना चीनी फ्री, ये वो है उत्पादों का मिश्रण, फ्री में दे देंगे सामान। अतिरिक्त मात्रा उपहार स्वरूप 15% एक्स्ट्रा, 20% एक्स्ट्रा, 1 किलो पर 1 किलो 200 ग्राम, मतलब कुछ एक्स्ट्रा देना। तुरंत ड्रॉ या घोषित उपहार, कि लोग जो हमारे सामान खरीदेंगे उन्हें ड्रॉ दिया जाएगा, एक नंबर दिया जाएगा और एक बाद में लास्ट में ड्रॉ निकलेगा, लकी ड्रॉ, जो जीतेगा उसी का नाम। लकी ड्रॉ, किस्मत आजमाए, माल खरीदें, अगर स्क्रैच करें कुछ निकला तो आपको इनाम मिलेगा। उपयोग योग्य लाभ, 3,000 रुपये का सामान खरीदने पर 3,000 रुपये की छुट्टियां मनाने का पैकेज, मुफ्त पैकेज, 1,000 रुपये से अधिक पोषण खरीदने पर अतिरिक्त छूट, होता ना कि इतने से ज्यादा, ये वो ऑफर है। 0% पर पूरा वित्तीयन, 0, वो जो आजकल चल रहा है, नो कॉस्ट EMI, फ्री में ले जाओ, एक्स्ट्रा पैसा देने की जरूरत नहीं है, नो कॉस्ट EMI जिसे बोलते हैं। ये सब हमारे क्या है, सेल बढ़ाने के तरीके। सैंपल बांटे जाते हैं जगह जगह, कि आप इसे पहले एक बार ले जाइए, इस्तेमाल करिए, ना पसंद आए तो मत खरीदना, पहले पसंद है तो आना। कंपटीशन कराए जाते हैं जगह जगह, प्रतियोगिताओं का आयोजन जिसमें कौशल विकस्मत आजमाई जाती है, जैसे पहेली को हल करो और कुछ प्रश्नों को उत्तर दो, आपको इनाम मिलेगा। ये सब इसका तरीका होता है सेल, ये सब विक्रय संवर्धन में होता है। तो पढ़ लेना विज्ञापन और व्यक्ति विक्रय में अंतर क्या है, ठीक है। फाइनली चैप्टर नहीं दिखा, नहीं है नहीं, ठीक। चलिए चैप्टर खत्म। और भी ऐसा मार्केटिंग तो देखो, और भी बहुत कुछ है मार्केटिंग में, मैंने कहा था ना 7P किसने दिया, 4A किसने दिया, 4C किसने दिया, ये मतलब, लेकिन थोड़ा सा नेट ज्यादा, मतलब और ज्यादा अगर डेप्थ में जाने के लिए हो जाता है। हाँ तो वही हम बता रहे, तो बेसिक जानकारी दे देंगे छोटी छोटी। हाँ ठीक है ना, चलिए आज के लिए इतना रखते हैं लेकिन।